हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो ये एक नई सीरीज़ है जिसमें हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो थीम 3 है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आउट देयर विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। सो सी यू इन द मेन कंटेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे थीम 3 के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज जो आपको याद रखनी है कि थीम 1 और थीम 2 में कौन से टाइम पीरियड्स की बात हो रही है। तो थीम 1 में आप लोग जानते हो कि अर्ली ह्यूमंस और ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इस सब के बारे में बात हो रही है। और थीम 2 में हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात की थी, राइट। ये जो दोनों जो इवेंट्स थे, ये हम लोग जानते हैं कि क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुए हैं। यानी कि अगर आप टाइमलाइन को देखो तो अगर 0 ईयर आप क्राइस्ट का बर्थ मान रहे हो, तो इसके पीछे जब हम लोग जाते हैं तो बीसीई के बारे में बात करते हैं। और जब हम इसके आगे आ जाते हैं तो हम लोग सीई यानी कॉमन एरा के बारे में बात करते हैं, राइट। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं, और हम क्राइस्ट के बर्थ के बाद 700 सालों की बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम इस चैप्टर के टाइटल में भी देख रहे हैं, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो बेसिकली ये जो एम्पायर है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये है रोमन एम्पायर। और राइट, रोमन एम्पायर के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू गिव अ स्लाइट रेफरेंस टू अनदर नेबरिंग एम्पायर विच इज द ईरानियन एम्पायर। ठीक है, तो ये दो एम्पायर्स हैं। ऑफ कोर्स ये चैप्टर जो है मेजरली रोमन एम्पायर के बारे में बात करेगा। ये जो दोनों एम्पायर्स हैं वो आपको याद रखनी है, ये दोनों आसपास एक दूसरे के नेबर्स हैं, और ये दोनों रिवर यूफ्रेट्स के पास जो लैंड है, उस नदी से जो लैंड है, वो रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर के बाउंड्रीज को सेपरेट करता है। ठीक है, और दोनों ही एम्पायर जो है वो आपस में एक दूसरे के राइवल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अफ्रीका ड्रॉ करूँ, अगर ये आप अफ्रीका समझ रहे हो और ये अरेबियन पेनिनसुला है, और कुछ इस तरीके से जाके इंडिया यहाँ पे आता है, आपको पता है ये यूरोप है, और फिर यहाँ से जाके एशिया आ जाता है, राइट। ये जो बीच की जो टेरिटरी है वो आपको पता होगा कि ये है मेडिटेरेनियन सी, जो कि हार्टलैंड हम लोग आगे बढ़ेंगे रोमन एम्पायर का होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो रोमन एम्पायर है वो इस तरीके का पोर्शन यहाँ पे नॉर्थ, जो साउथ यूरोप है उसको कवर करता है, नॉर्थ अफ्रीका को कवर करता है, एंड सम पोर्शन ऑफ एशिया को कवर करता है। उसके अलावा बीच में आपको पता होगा, अगर आपने थीम 2 पढ़ी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसमें रिवर यूफ्रेट्स है, तो अगर ये रिवर यूफ्रेट्स है तो रिवर यूफ्रेट्स का जो लैंड है आसपास का, वो रोमन एम्पायर को ईरानियन एम्पायर से सेपरेट करता है। यानी कि ईरानियन एम्पायर कुछ इधर है। अगर आप आज का भी, अगर आपको मैप मालूम है तो आपको पता है कि ईरान जो है वो कहीं इस लोकेशन पे पड़ता है, इसके बाद इराक पड़ता है, फिर पाकिस्तान है, ऑफ कोर्स ये पूरा इंडिया आप जानते हो, राइट। तो ईरानियन एम्पायर और रोमन एम्पायर को सेपरेट करने वाली जो टेरिटरी है वो यूफ्रेट्स रिवर और उसके आसपास का लैंड है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट में है वो ये है कि जो टाइटल का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, तो वो एक्चुअली 3 कॉन्टिनेंट्स है कौन कौन से। तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि जो 3 कॉन्टिनेंट्स है रोमन एम्पायर को कवर जो करते हैं वो है ऑफकोर्स मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, जिसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑफकोर्स 1 पार्ट ऑफ एशिया, जिसको हम फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं, और जो तीसरा कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के रोमन एम्पायर बनता था, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज एम्पायर था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में हम लोग एम्पायर का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके की पोस्ट थी, ब्यूरोक्रेट्स कैसे थे, किस तरीके से पूरे जो इतने बड़े एम्पायर है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था एक किंग के अंडर। तो ये सब हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पॉलिटिक्स, कि क्या पावर स्ट्रगल था, किस तरीके से किंग्स चेंज होते थे, एक्सेट्रा। और जो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, वो हम रोमन एम्पायर के सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। तो सोसाइटी में जो चीजें आती हैं, जैसे इंडिया आप जानते हो, इंडिया इज अ डाइवर्स लैंड, राइट। वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ एथनिसिटीज एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। तो सिमिलरली रोमन एम्पायर, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो इनकी पॉपुलेशन थी वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स रही होगी। देयर वर सेवरल टाइप्स ऑफ लोकल कल्चर्स,
लैंग्वेजेस बहुत सारी थी। तो एक तरीके से सोसाइटी जो यहाँ रोमन एम्पायर की थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वुमेन की पोजीशन, कि सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन क्या थी, डिवोर्स का क्या प्रोसीजर था, मैरिज का क्या प्रोसीजर था, क्या वुमेन को लैंड प्रॉपर्टी इनहेरिट करने की राइट थी या नहीं थी, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है द सिचुएशन ऑफ स्लेव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर में स्लेवरी अपने पीक पे थी, बहुत सारे स्लेव्स रखे जाते थे और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा गरीब होती थी और उसमें से काफ़ी पोर्शन जो थे वो स्लेव की तरह काम करते थे दूसरे अमीर लोगों के घर पे। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बोला कि ये जो हम लोग पूरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो हम लोग 700 साल के अराउंड की बात करेंगे, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद से ही शुरू होकर हम लोग 700 साल की बात करेंगे। तो अराउंड 5th सेंचुरी में, यानी कि कुछ 500 साल के बाद ये जो एम्पायर है धीरे धीरे करके ब्रेकअप होना इसका शुरू हो जाता है। तो ये जो एम्पायर है इसका जो ब्रेकअप होता है ये वेस्ट में शुरू होता है। यहाँ पे जो आप यूरोप देख रहे हो, जो यूरोप का जो पोर्शन था रोम का वो धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाता है, बिखरना शुरू हो जाता है। जबकि ईस्ट में जो एम्पायर है ये फिर भी इंटैक्ट रहता है, फिर भी ये स्ट्रांग रहता है। हमको पता है ईस्ट में इस रोमन एम्पायर के बाद हम लोग अलेक्जेंडर को जानते हैं, अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर बोलते हैं हिंदी में। तो ये भी आगे जाके बहुत पॉपुलर हो जाएगा। तो ऑल्दो अलेक्जेंडर का जो टाइम पीरियड वो आप जानते हो कि 336 से 323 है। तो ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस एरिया में ये लोग राज कर रहे थे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं कि कंटेम्प्रेरी कैलिफेट सिस्टम पे। अब क्या होता है कि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे ये जो अरेबियन पेनिनसुला आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जगह है मेक्का और मेक्का से फिर जाते हैं मदीना। तो यहाँ पे बेसिकली राइज शुरू होता है प्रॉफेट मोहम्मद का, है ना। प्रॉफेट मोहम्मद एक नया रिलीजन शुरू करते हैं जिसको हम इस्लाम कहते हैं और धीरे धीरे करके जो इस्लाम है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फैल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये रोमन एम्पायर की बाउंड्री में आ जाते हैं, जिसको हम खलीफेट सिस्टम बोलते हैं। खलीफेट का मतलब है खलीफा, यानी कि जिस तरीके से जो पोप क्रिश्चियंस का जो लीडर होता है उसी तरीके से जो इस्लामिक पीपल का जो लीडर होता है वो खलीफा होता था। तो जो खलीफेट सिस्टम है वो धीरे धीरे करके फैल जाता है और एक तरीके से रोमन एम्पायर का ये भी कंटेम्प्रेरी बन जाता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि थीम 1, अगर थीम 2 और की बात करें तो थीम 1 में मैंने बोला था कि जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ फॉसिल्स है या जो टूल्स जो अर्ली ह्यूमंस बनाते हैं वो है, क्योंकि उस टाइम पे कोई राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं थी, हमें नहीं पता था लिखना कैसे है, इसलिए हमारे पास कोई रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं है। कुछ हद तक जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है वो है केव पेंटिंग्स का, क्योंकि उस टाइम के लोग छोटी मोटी केव पेंटिंग्स किया करते थे। थीम 2 जो हमने देखा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, वहाँ पे थोड़ा जो राइटिंग है वो शुरू हो गया था और क्ले टैबलेट्स पे लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा के जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है वो रखना शुरू किए थे। तो वो सोर्स ऑफ मटेरियल हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखा। एज कम्पेयर टू थीम 1 एंड थीम 2 जहाँ पे हमने अर्ली एम्पायर या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करी, इस टाइम पीरियड में जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे वो काफ़ी रिचली अवेलेबल थे, यानी कि राइटिंग पूरी तरह से डेवलप हो गई थी, इसलिए जो रिटन अकाउंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल थे। तो अब ये जो रिच अकाउंट्स हैं वो 3 तरीके के थे, यानी कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन 3 तरीके के हैं। पहला जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होता है बेसिकली ये कोई भी आम आदमी जो भी उस टाइम का कंटेम्प्रेरी था वो उस टाइम के बारे में लिख सकता है। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई रह रहा है तो वो अपनी अगर कोई मेमोइर्स प्रिजर्व करना चाहता है तो वो अपने बारे में लिख सकता है। तो इस ऐसे टेक्स्ट के बारे में हम लोग बोलते हैं एनाल्स। एनाल्स बेसिकली होते हैं ईयर ऑन ईयर बाय ईयर रेफरेंस ऑफ द इवेंट्स जो होते हैं, है ना। यानी कि एक साल में क्या हुआ, फिर दूसरे साल में क्या हुआ, फिर उसके आगे क्या हुआ, यानी कि हर साल में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं उस तरीके का जो अकाउंट है उसे एनाल्स बोलते हैं और ये कोई भी लिख सकता है। उसके अलावा जो टेक्स्ट में आते हैं वो लेटर्स हो सकते हैं, सरमन्स हो सकते हैं, कुछ भी जो भी नॉर्मल लोगों ने लिखा होगा वो टेक्स्ट में आ जाता है। तो वो एक तरीके से हमें इस टाइम पीरियड के बारे में काफ़ी जानकारी देता है, इसलिए इट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में है वो है ऑब्वियसली द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो स्टेट या फिर जो किंग
लॉन्च करता है या लगवाता है। इंस्क्रिप्शन जैसे कि आप जानते हो कि राजा क्या करता है, जब अपने लॉ के बारे में किसी को बताना होता है तो वो एक पत्थर पर अपने लॉ को गुदवा देता है और वो पूरे के पूरे एम्पायर में जगह जगह पर इस तरीके के पत्थर, जिनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, वो लगवा देता है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि उसने किस तरीके का लॉ बनाया है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन और आ जाते हैं पैपिराई। पैपिराई एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एक रीड लाइक प्लांट से बना हुआ होता है। इट इज लाइक अ स्क्रोल, है ना। पहले के जमाने में स्क्रोल इधर से उधर किए जाते थे, तो इसी तरीके से पैपिराई जो है वो भी यूज किया जाता था इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द लीगल जो भी लॉज वगैरह बने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए। तो पहले जो 2 सोर्सेज हो गए वो हो गए टेक्स्ट, जो कोई भी आम आदमी लिख सकता है, और दूसरे हो गए डॉक्यूमेंट्स, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है मटेरियल रिमेन्स, यानी कि आर्कियोलॉजी। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम खुदाई करना शुरू करें तो हमें काफी सारी बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स, तो इस तरीके की जो चीजें मिलेंगी, ये सब चीजों से भी हमें मालूम पड़ता है उस टाइम पीरियड के बारे में। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है मटेरियल रिमेन्स। नाउ कमिंग टू द जियोग्राफी ऑफ रोमन एम्पायर, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रोमन एम्पायर का जो हार्टलैंड है वो मेडिटेरेनियन है, क्योंकि मेडिटेरेनियन रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में पड़ता है, राइट। अभी अभी मैंने ये वाला पोर्शन आपको दिखाया, ये वाला जो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है आपस में, इस नदी को या इस सी को हम लोग मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, और इसलिए मेडिटेरेनियन सी को हम रोमन एम्पायर का हार्टलैंड बोलते हैं। उसके अलावा जो बाउंड्रीज है रोमन एम्पायर की, नॉर्थ में जो उसकी बाउंड्री है वो रिवर राइन और रिवर डैन्यूब नदी बनाते हैं। यानी कि अगर ये यूरोप है तो यहाँ पे कहीं इस तरीके से रिवर राइन जा रहे हैं और इस तरीके से रिवर डैन्यूब जा रहे हैं, ओके। तो ये जो रिवर राइन और रिवर डैन्यूब है, ये रोमन एम्पायर की नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं। साउथ में आप जानते हो सहारा डेजर्ट है, जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका का एक पोर्शन है वो, और ईस्ट में हम देख ही चुके हैं पर्शियन एम्पायर या ईरानियन एम्पायर से सेपरेट करने वाली है रिवर यूफ्रेट। तो ये आपको समझ में आ गया। वेस्ट में तो ऑब्वियसली अटलांटिक ओशन है ही। तो ये जो बाउंड्रीज थी ये रोमन एम्पायर की थी। दूसरा है ईरानियन एम्पायर। तो ईरानियन एम्पायर एक्चुअली साउथ ऑफ कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। कैस्पियन सी के साउथ में और ईस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। ये मैंने जब मैप बनाया तो मैंने दिखाया था कि ये अरेबियन पेनिनसुला अगर है तो इसके ईस्ट में यहाँ कहीं पे ईरानियन एम्पायर है, और ईरानियन एम्पायर के ऊपर एक सी है जिसको हम लोग कैस्पियन सी बोलते हैं, ओके। तो ये ईरानियन एम्पायर की लोकेशन हो गई। उसके अलावा रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर को साथ में चाइनीज लैंग्वेज में ताचीन बुलाया जाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई आपसे 1 मार्कर में ये पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ताचीन, तो ताचीन इज अ चाइनीज टर्म विच यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर टुगेदर, ओके। तो ये पूरा था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द थर्ड थीम। हम लोग आगे इसका फर्स्ट पार्ट जो पूरा नॉर्मल पोर्शन है वो कल से शुरू करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। थैंक यू।